जब से ये सरकार आई है इसने डेली वेजेस जो अभी हमारे वाल्मीकि समाज के भाई हैं उनको पहले 45,000 तनख्वाह मिलती थी, आज मात्र 8,25,000 तनख्वाह मिलती है। आपका चैनल, आप हमारा चैनल है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपका बच्चा क्या सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? यहाँ जितने लोगों का भी आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो, क्या बन सकता है? संभावना ही नहीं है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं वो सब कुछ निजीकरण में कर दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा कि आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो सामने आया, उसके बाद से मन से बड़े बड़े नेता आरक्षण को लेकर सफाई दे रहे हैं। हमारे साथ भारतीय दलित पैंथर के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, जो लाखों दलितों का यहाँ नेतृत्व करते हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा गरमाया है लोकसभा चुनाव में, इसका क्या असर पड़ेगा, आरक्षण को लेकर आपका क्या कहना है और चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा जिस तरह से नेता आरक्षण को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और सफाई दे रहे हैं। आरक्षण दलितों का हो, पिछड़ों का हो, जनजात का हो, लगभग आरक्षण खत्म कर दिया गया है। एक तो निजीकरण कर दिया, उससे रिजर्वेशन खत्म कर दिया। संविदा पे लोगों को नौकरी दी, उससे रिजर्वेशन खत्म कर दिया। डेली वेजेज पर लोगों को रखा गया, उससे रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। कुछ दिनों पहले मोदी जी ने भी कहा था कि मैं रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं, मैं किसी भी रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं। इसके पहले, बहुत पहले मोहन भागवत जी ने भी कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि दलितों, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ी जात की रिजर्वेशन का विरोध हो रहा है। और विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि ये जब से ये सरकार आई है इसने डेली वेजेस जो अभी हमारे वाल्मीकि समाज के भाई हैं उनको पहले 45,000 तनख्वाह मिलती थी, आज मात्र 8,25,000 तनख्वाह मिलती है। कैसे वो अपने बच्चे पढ़ाएंगे, कैसा अपना भविष्य उज्जवल करेंगे? और कह रहे हैं सब कहो अच्छे दिन आ गए हैं, हम अपने बच्चे को 8,25,000 में हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, हम अपना खाना खा सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं, या क्या क्या परिस्थितियां हैं? मुझे लगता है संपूर्ण दलित समाज के साथ, संपूर्ण जनजात के साथ, संपूर्ण बैकवर्ड के साथ बर्बर अत्याचार हो रहा है। इन बहनों का तो ये चुनावी मुद्दे आप खुद ही बोल रहे हो। अब थोड़ी सी बात, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूसरे संदर्भ से देखे करता हूँ। पहले तो आपका ये चैनल श्रेष्ठ यूपी लिखा है, तो इस देश में जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कौन है? भारत कृषि प्रधान देश है, श्रेष्ठ है, अन्न पैदा करता है, लेकिन उसको उपज के दाम कितने मिलते हैं? 2200 रुपए क्विंटल। अभी पूरे देश का, मैं बात को घुमा के आप पे ही प्रश्न पे आ जाऊंगा। अब चुनाव आया तो आपको आरक्षण की याद आ रही है। आरक्षण की याद इसलिए आ रही है कि 3,000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चला, लेकिन उस यात्रा में उसको कुछ कमी हुई। भारत जोड़ो में कुछ खटकता रहा। 3,000 किलोमीटर चलने के बाद उसने पाया, लोगों से बात करी, आप जैसे खोमचे वालों से, रिक्शे वालों से, छोटे दुकानदार, मझोले दुकानदार, रोज कमाने रोज खाने वाले लोग, 1 बीघा से लेके 100 बीघा तक के काश्तकारों से जब वह मिला, जब उसने देश के विजन को देखा, तो उसने देखा कि मुट्ठी भर लोग इस देश में सारी चीजों में, अब तो मैं एक शब्दों में कह दे रहा हूं भाई, न्यायपालिका है, पूरे विश्व की न्यायपालिका दिखाइए जहां कॉलेजियम हो। आपका चैनल, आप हमारा चैनल है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपका बच्चा क्या सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? यहाँ जितने लोगों का भी आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो, क्या बन सकता है? संभावना ही नहीं है। ये मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। इस देश के अंदर, इस देश के मूल निवासियों को आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा,
तो उन्होंने देखा कि इस देश के अंदर करोड़ों शोषित पीड़ित समाज, जिनको बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, और हक ना मिल पाने का कारण सिर्फ जातिवाद था। इस देश को बर्बाद करने का जो सबसे बड़ा काम हुआ है, वो जातिवाद ने बर्बाद कर दिया इस देश को। उस सब लोगों को समानता का अधिकार बाबा साहब देना चाह रहे थे, इसलिए संविधान में उन लोगों को आरक्षण दिया गया। बाबा साहब का उद्देश्य ही यही था कि जो दबे कुचले लोग हैं वो उन लोगों के बराबर से आ जाएं, ताकि ये देश पूरा समानता के आधार पर स्थापित हो सके और चल सके। आज की जो स्थिति है, जो विपक्ष पार्टी के जो लोग हैं, यानी कि भाजपा के जो लोग हैं, जो ये चिल्ला रहे हैं कि आरक्षण हम खत्म नहीं करेंगे। अभी आप देखें पिछले कुछ महीने पहले कि ज्यादातर यही बयानबाजी आ रही थी कि हम संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। और आप देख लीजिए, अगर पीछे के दरवाजे से आप देखें तो आप देख लीजिए, जो भी स्कॉलरशिप मिलती थी जो इस देश के SC ST OBC लोगों को, वो सारी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। तकरीबन 2.25 लाख स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए सरकारी। आप ये समझिए, धीरे धीरे सब कुछ निजीकरण में जा रहा है। तो आप जब पीछे के दरवाजे से ये काम कर ही रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आरक्षण खत्म हो रहा है अपने आप। और सारी संस्थाएं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, वो सब कुछ निजीकरण में कर दिया जा रहा है। तो ये क्या होगा कि आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। अब ये मुद्दा जो इन पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी है, आप पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी है, इन चारों जो बड़ी देश की पार्टियां हैं, जब एक साथ इंडिया अलायंस बनाकर और इस देश के अंदर ये बात अपनी रख रहे हैं कि ये जो विपक्ष पार्टी है यानी कि भाजपा, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। और ये मुद्दा उन्होंने इतनी तेज उठाया है कि पूरे देश में जन जन तक ये बात पहुंच चुकी है। और भाजपा को ये डर हो चुका है कि सरकार अब जा रही है, तो इसलिए उनके पार्टी के जितने भी बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद जो लोग भी हैं, अब उनको डर सताने लगा है कि सरकार चली जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। तुम ये मत कहो कि आरक्षण नहीं खत्म करेंगे, तुम ये कहो कि हम संविधान खत्म नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि जो आरक्षण का जो मुद्दा है एक गंभीर समस्या है। जैसा कि आरक्षण है, आरक्षण किसी भी राजनीतिक पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो आरक्षण को खत्म कर दे। केवल वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी स्टंट है। चुनाव में एक भय दिखाकर दलितों को वोट हासिल करने के लिए केवल चुनावी जुमलेबाजी है। जैसा कि मैंने कहा कि आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो इस देश की सरकार है, जो सरकार है, सरकार की मंशा के ऊपर होता है। सरकार की मंशा कुछ और है। एक तरफ तो वो आरक्षण की बात करते हैं, दूसरी तरफ आरक्षण को समाप्त करने का कुचक्र भी रचा जा रहा है। जैसा कि आपको जानकारी है कि जब हम तमाम जो हमारे सरकारी प्रतिष्ठान है, जो सरकारी उपक्रम है, जब हम इनका निजीकरण कर देंगे, तो हम जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं या अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको आरक्षण कहाँ देंगे जाके। जब हम एक तरफ आप आरक्षण की बात करते हो, दूसरी तरफ आप हर जगह पर निजीकरण कर दे रहे हो। आप क्या हो रहा है गुजरात में, आपने देखा, गुजरात में यहां तक कि पुलिस को भी आपने संविदा पे कर दिया, यानी उसका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। गुजरात में पुलिस का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। इसी तरीके से पूरे देश में रेल का है या तमाम सी और भी संस्थाएं हैं, आप देख रहे हो। दूसरी तरफ ये जो दलित, पिछड़ा या OBC समाज के लोग हैं, इनको डराकर, धमकाकर एक भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है कि आपका आरक्षण खतरे में है। सबसे बड़ी बात है कि जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है, वो इस समय भयभीत है, वो इस समय ज्यादा डरी हुई है। डरी इस बात की है कि उसके जितने भी आजकल जो भी सांसद के प्रत्याशी हैं, वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें 400 के पार करिए, हम इसको संविधान को बदल देंगे। आज एक तरफ वो संविधान को बदलने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आरक्षण के ऊपर बात करते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये दोहरा चरित्र काम नहीं करेगा। यदि वाकई आपको आरक्षण को आपको देना है, तो निश्चित रूप से सरकारी संस्थानों को जो पूर्व की भांति है उसी तरह उनको लागू रहना चाहिए। इस तरह से आपने देखा कि हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, आरक्षण पर उनका कहना है कि जिस तरह से बयानबाजी आरक्षण को लेकर हो रही है, वो एक चुनावी स्टंट है और निजीकरण के आने से आरक्षण खत्म होता जा रहा है और मंशा भी ये जाहिर की जा रही है कि आरक्षण को
खत्म करने की साजिश की जा रही है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।